नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नवरंग सैन और स्वागत है आपका टीजीआई के अमेरिका स्पेशल न्यूज बुलेटिन में। शुक्रवार 5 जून की खबरों में हम देखेंगे कि अटलांटा एयरपोर्ट पर 4 इंडियंस को यूएस में एंट्री देने से इनकार करके इंडिया वापस भेज देने का मामला सोशल मीडिया पर क्यों इतना चर्चा का विषय बन रहा है, उसकी डिटेल्स जानेंगे कि फ्लोरिडा में असाइलम का केस करने वाले लोगों की टेंशन अब क्यों बहुत ही बढ़ने वाली है और आखिर में ट्रंप के $70 बिलियन के इमिग्रेशन बिल की बात जो सेनेट में पास हो चुका है और उससे अब अगले 2.5 साल के लिए मास डिपोर्टेशन चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और क्यों इस बिल का पास होना ट्रंप की एक बड़ी जीत माना जा रहा है, ये भी जानेंगे। वैलिड वीजा होने के बावजूद अमेरिका पहुंचने के बाद कुछ लोगों को एयरपोर्ट से ही वापस भेजने का सिलसिला अभी भी जारी है। 1 जून को घटी ऐसी ही एक तथाकथित घटना इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में है, जिसमें 4 इंडियंस को अमेरिका में एंट्री देने से इनकार करके अटलांटा एयरपोर्ट से ही इंडिया वापस भेज दिया गया। जिन 4 लोगों को वापस भेजा गया है उनमें एक H-1B वीज़ा होल्डर था, जबकि बाकी के 3 स्टूडेंट वीज़ा पर यूएस पहुंचे थे। जिस H-1B वीज़ा होल्डर इंडियन को वापस भेजा गया है उसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि वह जनवरी 2026 में स्टैंपिंग के लिए इंडिया आया हुआ था। उसकी अपॉइंटमेंट 16 जनवरी को थी, लेकिन उस वक्त कई लोगों की अपॉइंटमेंट्स अचानक रद्द कर दी गई थी और इस इंडियन के साथ भी ऐसा ही हुआ था और उसकी अपॉइंटमेंट सीधे दिसंबर 2027 में रीशेड्यूल की गई थी। इतना लंबा समय वह इंडिया में नहीं रुक सकता था, इसीलिए उसने इमरजेंसी अपॉइंटमेंट के लिए प्रयास शुरू किए थे और आखिरकार उसे 23 अप्रैल की अपॉइंटमेंट मिल गई थी। उसके वीज़ा भी एक्सटेंड हो चुके थे और 20 मई को उसे अपना पासपोर्ट भी मिल चुका था। हालांकि वैलिड वीज़ा पर जब वह अटलांटा एयरपोर्ट पर लैंड हुआ तब सीबीपी के ऑफिसर्स ने उसे सेकेंडरी इंस्पेक्शन के लिए भेज दिया। उसके लैपटॉप, सैलरी स्लिप और बैंक रिकॉर्ड्स की भी जांच की गई। 5 महीने तक इंडिया में क्या किया, इस बारे में भी सवाल पूछे गए और अमेरिका में उसकी जो जॉब चल रही थी उसका क्या हुआ, वह डिटेल्स भी मांगी गई। इस इंडियन ने सीबीपी के ऑफिसर्स को ये जवाब दिया कि वह 3 हफ्ते तक पेड लीव पर था और बाकी का समय उसने अमेरिकन एम्प्लॉयर के लिए इंडिया से ही काम किया था। हालांकि इस मामले पर सीबीपी के ऑफिसर्स ने ऐतराज जताते हुए कहा कि H-1B स्टेटस पर कोई भी व्यक्ति इतने लंबे समय तक अमेरिका से बाहर रहकर काम नहीं कर सकता। लंबी बहस के बाद आखिरकार इस इंडियन को अमेरिका में एंट्री देने से इनकार कर दिया गया और उसे अगली फ्लाइट से ही इंडिया वापस जाने के लिए मजबूर भी किया गया। इसके अलावा 3 इंडियन स्टूडेंट को क्यों वापस भेज दिया गया था, उसका कोई स्पष्ट कारण पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में जो पोस्ट चर्चा का विषय बनी हुई है उसमें ऐसा बताया गया है कि इन तीनों स्टूडेंट का ऐसा दावा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था। ऐसा भी कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट पर हुई पूछताछ में उनके द्वारा दिए गए जवाबों में कोई गलतफहमी होने के कारण शायद उन्हें वापस भेजा गया था। हालांकि इस बात की स्वतंत्र रूप से कोई पुष्टि नहीं की जा सकी है। इस पोस्ट को लिखने वाले ने यह भी दावा किया है कि पिछले 1 महीने में अटलांटा एयरपोर्ट से ही करीब 10 इंडियन स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया गया है। हालांकि ये सभी स्टूडेंट पहली बार यूएस आ रहे थे या फिर री एंट्री कर रहे थे, वह स्पष्ट नहीं किया गया है। पिछले करीब 5 महीनों में कई इंडियन H-1B होल्डर्स को अबू धाबी एयरपोर्ट से भी वापस भेजा गया है। वैसे तो H-1B वालों की समस्या जनवरी 2026 से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि तब सोशल मीडिया वेटिंग के नाम पर अमेरिका ने लोगों की अपॉइंटमेंट्स रद्द करके उन्हें मनमाने ढंग से रीशेड्यूल कर दिया था। इस वजह से जनवरी 2026 के आसपास इंडिया आए कई लोग अभी तक अमेरिका वापस नहीं जा सके हैं और जो लोग बामुश्किल स्टैंपिंग करवा पा रहे हैं उन्हें भी किसी न किसी कारण से परेशान किया जा रहा है। अगर स्टूडेंट की बात करें तो 2025 से उनके लिए भी अमेरिका जाना बेहद मुश्किल हो चुका है। पिछले 1.5 साल में अमेरिका जाने वाले भारतीय स्टूडेंट की संख्या इसी कारण से काफ़ी कम हो चुकी है, क्योंकि लोगों को अब वीज़ा ही नहीं मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में वीज़ा होने के बावजूद लोगों को एयरपोर्ट पर किस तरह से परेशान किया जा रहा है, इसे लेकर कई रिपोर्ट सामने आई थी। उस समय तो लोगों के फ़ोन भी चेक किए जाते थे और उसमें यदि ट्रंप का विरोध करने वाला कोई मैसेज या फोटो मिल जाता
तो भी अमेरिका में एंट्री मिलना मुश्किल हो जाता था। तो दूसरी तरफ 2026 की शुरुआत से ही जो लोग अमेरिका में लीगल स्टेटस पर काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं, उनकी परेशानी किस तरह बढ़ रही है उसकी खबरें भी आने लगी है। खास तौर पर स्टूडेंट वीज़ा और H1B पर अमेरिका में रहने वाले लोग इतने डरे हुए हैं कि ट्रम्प के रहते अमेरिका से बाहर जाने का रिस्क लेने के लिए भी कोई तैयार नहीं है, क्योंकि एक बार बाहर निकलने के बाद यूएस में री एंट्री मिलने की कोई भी गारंटी नहीं है। अगर आप फ्लोरिडा में बिना किसी स्टेटस के रह रहे हैं और असाइलम का केस भी वहीं की इमिग्रेशन कोर्ट में चल रहा है, तो अब सावधान हो जाइए, क्योंकि अमेरिका के अन्य कुछ राज्यों की तरह फ्लोरिडा में भी कई लोगों की मास्टर हियरिंग की तारीख बदली जा रही है। CBS न्यूज़ के एक रिपोर्ट के अनुसार जिनकी मास्टर हियरिंग 2028 तक होने वाली थी, उन्हें इन दिनों कोर्ट में हाजिर होने के नोटिस भेजे जा रहे हैं, जिससे इमिग्रेंट्स के साथ साथ उनके वकील भी टेंशन में है। असाइलम के केस की पहली पेशी को मास्टर हियरिंग कहा जाता है। असाइलम मंजूर होगा या नहीं, इसका बहुत बड़ा दारोमदार मास्टर हियरिंग पर ही रहता है। मायामी डाउनटाउन में स्थित इमिग्रेशन कोर्ट में जिनके केस चल रहे हैं, उन इमिग्रेंट्स और अटॉर्नीज ने CBS न्यूज़ मायामी से बात करते हुए बताया कि उन्हें इन दिनों तारीख बदल जाने की नोटिस मिल रही है। कुछ लोगों के केस की तारीख कई महीने एडवांस कर दी गई है, जबकि कुछ मामलों में जहां 2-2.5 साल की वेटिंग थी, उन लोगों को भी बुलाया जा रहा है। ब्राज़ील से आए एक अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट ने इस बारे में बताया कि उनकी मास्टर हियरिंग दिसंबर 2026 में होने वाली थी, लेकिन अब उन्हें इसी महीने कोर्ट में हाजिर होने के लिए कह दिया गया है। इसी तरह उनके परिवार के एक सदस्य की तारीख 2028 में शेड्यूल होने के बावजूद उनकी मास्टर हियरिंग अगले हफ्ते ही होने वाली है। मास्टर हियरिंग की तारीखें इस तरह अचानक क्यों आगे बढ़ाई जा रही है, इसका वकीलों के पास भी कोई जवाब नहीं है। फ्लोरिडा में प्रैक्टिस करने वाले एक इमिग्रेशन अटॉर्नी की माने तो डेट्स को एडवांस करने से इमिग्रेंट्स के साथ उनके वकीलों पर भी दबाव आ रहा है, क्योंकि उन्हें केस की तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है। अगर वकील को तैयारी करने के लिए समय नहीं मिलेगा तो असाइलम का केस खारिज हो जाने के चांस भी बढ़ जाएंगे। कुछ वकील तो नई तारीख को होल्ड पर रखने के लिए जजों से विनती भी कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए कोई मजबूत कारण देना पड़ता है और इस तरह की विनती को स्वीकार करने से कोर्ट इनकार भी कर सकता है। इमिग्रेशन लॉयर्स का ये भी मानना है कि कोर्ट्स अपने स्तर पर ही मास्टर हियरिंग की डेट्स को रीशेड्यूल कर रही है और इसके पीछे सरकार का दबाव होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि इमिग्रेंट्स को सबसे बड़ा डर इस बात को लेकर है कि मास्टर हियरिंग की डेट बदलने के बाद क्या उन्हें कोर्ट से ही गिरफ्तार किया जा सकता है या फिर फाइनल रिमूवल ऑर्डर भी जारी हो सकता है या नहीं। ऐसे ही मामले में फ्लोरिडा में रहने वाली एक युवती की मास्टर हियरिंग अक्टूबर 2028 में होने वाली थी, लेकिन हाल ही में उसे सितंबर 2026 की तारीख देकर कोर्ट में हाजिर रहने के लिए कहा गया है और साथ ही उसके जज भी अब बदल चुके हैं। इमिग्रेशन कोर्ट्स का कामकाज देखने वाली संस्था एग्जीक्यूटिव ऑफिस फॉर इमिग्रेशन रिव्यू ने इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए ऐसा बताया कि वर्तमान में जितने भी केस पेंडिंग हैं उन्हें तेजी से पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं और इसी वजह से मास्टर हियरिंग की डेट्स भी रीशेड्यूल हो रही है। EOIR ने बताया कि हर केस की नियत समय पर और उचित सुनवाई हो, इसके लिए नए इमिग्रेशन जजों की नियुक्ति करना भी जारी है। हाल ही में इस संबंध में NPR नाम की एक न्यूज़ वेबसाइट पर प्रकाशित हुए रिपोर्ट में बताया गया था कि शिकागो, बॉस्टन और चैम्सफोर्ड की इमिग्रेशन कोर्ट्स में लोगों के मास्टर हियरिंग की तारीखें बदल रही हैं। हालांकि अब फ्लोरिडा में भी ऐसा ही कुछ चलने की बात सामने आई है। संभव है कि अमेरिका के अन्य राज्यों में भी यही स्थिति हो। असाइलम मांगने वाले लोगों को ऐसी गलतफहमी होती है कि डेमोक्रेटिक स्टेट्स में असाइलम का केस करने से अप्रूवल के चांस भी बढ़ जाते हैं। हालांकि हकीकत ये है कि इमिग्रेशन कोर्ट्स फेडरल गवर्नमेंट के अधीन काम करती है और इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता। उल्टा अब तो डेमोक्रेटिक राज्यों में ज़्यादा सख्ती से इमिग्रेशन एनफोर्समेंट किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे मास्टर हियरिंग की डेट्स बदली जा रही है,
वैसे ही अब लोग आइस में हाजिरी लगाने जाने से भी डर रहे हैं। खास तौर पर जिन लोगों को रिपब्लिकन राज्यों में हाजिरी लगाने जाना है, वे लोग तो आइस के ऑफिस में पैर रखने के लिए भी तैयार नहीं है और कुछ मामलों में वकील भी आइस के सामने पेश ना होने की सलाह दे रहे हैं। असाइलम का केस करने वाले ने अगर आइस में हाजिरी ना दी हो तो पूरी संभावना है कि उसे मास्टर हियरिंग में ही डिपोर्ट करने का आदेश दे दिया जाए। ऐसे मामलों में कुछ भारतीयों को भी डिपोर्ट होने की नौबत आई है, लेकिन इसके बावजूद अब लोग आइस में हाजिरी लगाने से बच रहे हैं। इसी तरह ये चर्चा भी चल रही है कि जिन लोगों ने झूठी कहानी बनाकर असाइलम मांगा है, उनके केस मास्टर हियरिंग में ही खारिज कर दिए जा रहे हैं। कुछ भारतीयों की माने तो मास्टर हियरिंग टालने के लिए अब लोग तारीख नज़दीक आने पर अपना स्टेट ही बदल देते हैं, जिससे उन्हें थोड़ा समय मिल जाता है। स्टेट चेंज करने के इस जुगाड़ से लोग कुछ भी करके 2028 तक का समय निकालना चाहते हैं। हालांकि ये चोर रास्ता कभी भी बंद हो सकता है। एक तरफ जहां असाइलम के केस पेंडिंग होने से लोग भारी टेंशन में हैं, वहीं दूसरी तरफ वकील लोगों की इस मजबूरी का फायदा उठाकर अंधाधुंध डॉलर कमा रहे हैं। वैसे शिकायतें भी सामने आ रही है। अगर रिपब्लिकन पार्टी मिड टर्म इलेक्शन में अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो भी मास डिपोर्टेशन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ट्रंप ने चुनाव से पहले ही इसके लिए $70 बिलियन के इमिग्रेशन बिल को सेनेट से मंजूर करवा लिया है। वैसे तो इमिग्रेशन बिल का डेमोक्रेट्स विरोध कर रहे थे और यहाँ तक कि एक रिपब्लिकन सेनेटर ने भी इसके विरोध में वोट दिया था। शुक्रवार को सुबह सुबह हुई वोटिंग में इस बिल के पक्ष में 52 जबकि विरोध में 47 वोट पड़े थे। इस बात को ट्रंप की एक बड़ी जीत के रूप में भी देखा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फिलहाल अमेरिका की जनता में अलग अलग मुद्दों को लेकर काफी नाराजगी है। ऐसे में मिड टर्म इलेक्शन के बाद ट्रंप के तेवर ढीले पड़ेंगे और मास डिपोर्टेशन की भी हवा निकल जाएगी, ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी। जनवरी में मिनेसोटा में इमिग्रेशन एनफोर्समेंट के दौरान 2 अमेरिकन सिटीजन को गोली मारे जाने के बाद से ही डेमोक्रेट्स ने आइस और बॉर्डर पेट्रोल के फंड के सामने अड़चनें खड़ी की थी, लेकिन अब इन दोनों एजेंसियों का 2.5 साल का खर्च निकल जाए इतनी रकम का बिल पास हो चुका है। वैसे तो डेमोक्रेट्स के वोट के बिना ये बिल पास होना मुमकिन नहीं था, लेकिन कई दिनों तक इसे पेंडिंग रखने के बाद रिपब्लिकन्स ने एक पेचीदा प्रक्रिया के द्वारा इस बिल को पास करा लिया। मास डिपोर्टेशन ट्रंप की पॉलिटिक्स का अभिन्न अंग है और इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर निकालने के लिए खुद ने काफी आक्रामक कार्रवाई की है, ऐसे दावे करके भी ट्रंप लोगों से वोट मांग सकते हैं। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग भले ही कम हो रही हो, लेकिन मेजॉरिटी रिपब्लिकन वोटर्स मास डिपोर्टेशन के मामले में अब भी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा मिड टर्म में अब गिनती के महीने ही बाकी बचे हैं और ट्रंप पर फिलहाल काफ़ी प्रेशर भी बना हुआ है। ईरान वॉर के कारण अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है और देश के लोग इकोनॉमी को लेकर भी काफ़ी चिंतित है। इस सभी सवालों के बीच अगर नवंबर 2026 में होने वाले चुनाव में ट्रंप की पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद से कमजोर रहता तो उनके लिए मास डिपोर्टेशन को पहले की तरह चलाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता, क्योंकि अगर सेनेट में रिपब्लिकन्स की मेजोरिटी ना रहे तो ट्रंप के लिए इमिग्रेशन से संबंधित कोई भी बिल पास करवाना असंभव हो जाएगा। इसी वजह से बिना किसी स्टेटस में यूएस में रह रहे लोग इस गलतफहमी में थे कि मिड टर्म्स के बाद मास डिपोर्टेशन ढीला पड़ जाएगा, क्योंकि ट्रंप का पावर पहले जितना नहीं रहने वाला। हालांकि अब ट्रंप के मिशन मास डिपोर्टेशन में पैसों की कोई किल्लत खड़ी नहीं होगी, क्योंकि आइस को $70 बिलियन देने का रास्ता साफ हो चुका है। अगर ये बिल मंजूर ना हुआ होता तो डिपोर्टेशन फ्लाइट्स को ऑपरेट करने के साथ साथ डिटेंशन फैसिलिटी को चलाने और एक्सपांड करने जैसे बड़े खर्चे निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता। अमेरिका में रह रहे एक इलीगल इमिग्रेंट को ट्रैक करने के बाद उसे गिरफ्तार करके थोड़े दिन जेल में रखकर डिपोर्ट करने का एवरेज खर्चा $18,000 जितना आता है। ट्रंप 2026 में 1 मिलियन लोगों को डिपोर्ट करना चाहते हैं। ऐसे में अगर इमिग्रेशन बिल पास ना होता तो आइस का कामकाज भी बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हो सकता था।
2026 में मास डिपोर्टेशन को बिना किसी शोरगुल के चुपचाप अंजाम दिया जा रहा है। इसे लेकर मीडिया में कोई हंगामा खड़ा ना हो, इसके लिए डीएचएस और अमेरिका की सरकार काफ़ी सतर्क हो गए हैं और इसी कारण बड़ी इमिग्रेशन रेड करने का प्रमाण भी अब काफ़ी कम हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी अमेरिका की आज की बड़ी खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सिर्फ टीजीआई पर ही आपको मिलेगी एनआरआई से जुड़ी सारी बड़ी खबरें और वह भी पूरे विश्लेषण के साथ। अगर आप हमारे साथ कोई जानकारी शेयर करना चाहते हैं तो फिलहाल स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर भी हमारा संपर्क कर सकते हैं। आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। मैं हूं नवरंग सैन, जल्दी आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए टीजीआई।